चलिए, तो हम लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी देखा था कि अगर दो प्रोबेबिलिटी है साइमल्टेनियस अकरेंस की वहां पे बात हो रही थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ बाई ई होता था। प्रत्युष क्या कर रहे हो? ठीक है, तो हमने देखा था कि ये साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ई एंड एफ, वो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होता था पी इंटू पी एफ बाई ई। पी एफ बाई ई क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ ऑलरेडी बीन अकर्ड। एफ जो ई हो जो होता था वो पहले से अकर्ड होता था। और या हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब पहले का अकर हो गया हो उस केस में। ठीक है, इसको हम लोग तीन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 इवेंट्स के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स, दो से ज्यादा इवेंट्स के लिए। तो हमने मान लिया कि पी ई एफ एंड जी दो ये 3 इवेंट्स हैं। चलिए, अब क्लियर है ना? उधर से साउंड रिपीट हो रहा था, अब क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया उनको। चलिए, तो 3 इवेंट्स हैं ई एफ एंड जी, और इसके लिए अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज करना चाहते हैं, दैट मीन मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल किसके लिए यूज करते थे? साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ 3 इवेंट्स। तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि पहले की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इनटू दूसरे की प्रोबेबिलिटी जब पहला अकर हो गया हो, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, एंड फिर तीसरे की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब पहले दोनों हो चुके होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ एफ एंड ई एंड एफ अकर। क्लियर है क्या? तो देख लेते हैं इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है, 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिकॉल में ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल था। चलिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए तो सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। ठीक है, ए एंड बी जो क्या है इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 एंड 1/3 है रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन independently, find the probability that the problem is solved, and दूसरा exactly one of them solve the problem। ट्राई करोगे? एक बार आप ट्राई कर लीजिए, देन मैं देख लेता हूं। ठीक है, चलिए 1 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, क्विकली रिप्लाई कीजिए तो। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई। आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है पीए, पीए गिवन है। पीए इज
1/2 एंड दूसरा पी बी गिवन है, PB इज 1/3। क्लियर है क्या सभी को? ट्राई कर रहे हो सभी लोग? राइट, यस और नो? गुड, तब तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। तो देखिए भाई, इतना पता नहीं टाइम क्यों लग रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी कि आपको पहला जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी that the problem is solved। इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि या तो ये प्रॉब्लम ए इसको सॉल्व कर देगा, या बी सॉल्व कर देगा, या दोनों मिलकर सॉल्व कर देंगे। क्या होगा? ये इधर ए, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी that the problem is solved either by A और B। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इधर ए और बी वाला जो कॉन्सेप्ट होता था, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही होता था भाई। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखिए, कह रहे हैं कि दोनों जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। कह रहा है कि दोनों जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। दैट मींस बोथ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यहां पे लिख सकते हो आप, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या दिए हुए हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगा? दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर आप बात करते हो तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर हम इसको अब लिख सकते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी का मतलब 1/2 इंटू 1/3। बताओ तो इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? ये तो 5/6 आएगा माइनस 1/6, तो 4/6। दिस विल बी 2/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 2/3। पहले वाले का आंसर 2/3 सिर्फ और सिर्फ अभिनव का सही है। वेल डन, अभिनव ने सही आंसर कमेंट किया है। 2/3 विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट। सभी को क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो यस बोलिए, अदरवाइज मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूं इसको। क्या कर रहा है कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दैट मींस दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इधर बाय ए और बाय बी, एंड जहां पर ईदर इवेंट हुआ, इधर ए और बी, दैट मींस यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यूज कर सकते हैं।
और हमने देखा कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी। दैट मींस ये जो ए एंड ये जो प्रॉब्लम है ए और बी दोनों के साथ, दोनों से एक साथ क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए हमने पी ए इंटरसेक्शन बी की बात की, और चूंकि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, यहां लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व ए एंड बी इंडिपेंडेंटली, तो लिखा हुआ इंडिपेंडेंट है, तो हमने पी ए इंटू पी बी यूज कर लिया, पी ए इंटरसेक्शन बी का। क्लियर है क्या? राइट यस और नो? भाई कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ओके सो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है एग्जैक्टली ए, अच्छा दूसरे का भी आंसर आ रहा है, गुड। दूसरे का आंसर दो लोगों ने रिप्लाई किया है, और लोग भी रिप्लाई कीजिए, ठीक है। दूसरे के देखते हैं। एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी that the problem is solved exactly by A और by B। इसी का दैट मीन्स आपको, यानी कि हमने बताया था एग्जैक्टली ए का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, बी नहीं सॉल्व कर रहा हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, यानी कि पी ए बार। और चूंकि दोनों ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो हमने इसको ऐसे भी लिख लिया, दिस इज पी ए इंटू पी बी बार। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी होगा। यहां पर भी पी बी इंटू पी ए बार, ठीक है भाई। अब चूंकि यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमें पी ए दिया हुआ है, पीए दिया हुआ है कितना, 1/2। तो अगर आपको पीए बार चाहिए होगा, तो पीए बार निकालने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज 1/2। एंड पीबी बार चाहिए आपको, पीबी दिया हुआ है कितना, 1/3। तो पीबी बार चाहिए अगर आपको, पीबी बार दिस विल बी 1 - 1/3, दिस इज समथिंग लाइक 2/3। तो ये आपको मिल गया 1/2 इंटू पीवी बार जो है 2/3, प्लस ये मिला हमें 1/3 इंटू 1/2। ये हमें मिला 2 से 2 कैंसिल, ये मिल जाएगा 1/3, और ये आपको मिल गया 1/6। 2 से 2 ये क्या हो जाएगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। तो 1/2 वाले सही लोग, सही आंसर है। मोहित का आंसर सही है। इसके पहले अभिनव ने दोनों आंसर सही दिए थे। प्रत्युष इसमें कोई डाउट है क्या? कह रहे कि दो लोग हैं, दोनों में से किसी एक के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए थे भाई। तो या तो ये प्रॉब्लम या तो ए सॉल्व कर लेता या बी सॉल्व कर लेता, दोनों के सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी इसमें से डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अब चूंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो पी ए इंटू पीबी जो होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी पी ए इंटू पीबी होगी। क्लियर है क्या सभी को? राइट यस और नो? डाउट है क्या प्रत्युष? राइट योर डाउट, जो भी डाउट है लिखिए। ओके आगे बढ़े। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं वो बहुत इजी है, वो सबसे रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग an even prime number on each die when a pair of die is rolled is
इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी, एक लाइन में आंसर आना चाहिए भाई। बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने ये लिया हुआ है। वेल्डन प्रीति, वेल्डन कुंदन। प्रीति का आंसर सबसे पहले आया, और लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई, कौन, कितने लोग हैं? प्रत्युष का भी आंसर सही है। अदिति, अदिति राज दोनों, अंकित, अभिषेक, अभिषेक का भी कुछ रिप्लाई आया, हाँ सही है। इंटरेक्शन आप लोग करते रहिए। गौरव, मिली, मोहित, परितोष, पवनेश, प्रीति दो है, इसमें से एक ही रिप्लाई कर रही है। अंकित गलत है, ट्राई कीजिए एक बार और, थोड़ा सोचिए क्वेश्चंस पे। रोशन, ऋतिक, रूपाली, अभी, शुभम, अमाम, इंटरेक्शन कीजिए आप लोग। परितोष थोड़ा सा एक बार और ट्राई कीजिए। पवनेश का आंसर सही है, बिल्कुल सही। गौरव का भी सही है, गुड। तो देखिए भाई, अगर एक पेयर ऑफ डाई रोल करता है तो आपको पता है कि एनएस जो होगा, अगर सिंपली एनएस की बात करें तो 6 इंटू 6 36 हो जाना है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दोनों डाइस पे क्या शो करे, इवन प्राइम। इवन प्राइम जो होता है वो 2 है। दैट मीन्स अगर आपको एनई की बात करें, ये फेवरेबल केसेस की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ 2,2 मिलना चाहिए, यानी पहले डाई पर भी 2 आना चाहिए और दूसरे डाई पर भी 2 आना चाहिए, तो ये होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई जो होगा वो एन ई, यानी कि इसकी वैल्यू, अगर एन ए की वैल्यू देखें तो 1 मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई, ये हमने ऐसे ही लिया हुआ था कि आप लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, 2 इज ओनली प्राइम नंबर, दैट मीन्स दोनों डाइस पर 2 शोज करने चाहिए, 2 शो करने चाहिए, यानी इवेंट जो आपका होगा 2,2 होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होगा 1/36 होगा। क्लियर है? बहुत लोगों ने आंसर दिया भी है, एक दो लोगों के आंसर गलत हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं ये क्या होता है। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट में पूछा जाए ऑड अगेंस्ट, तो पहले इसको लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं क्या होता है, तब हम लोग इसके टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए आपको कोई वर्क करना है, आपको कोई वर्क करना है, यू हैव टू डू अ वर्क, ठीक है। इस वर्क को करने के टोटल 7 वेजेस हैं, 7 वेज हैं जिसके थ्रू ये वर्क जो होगा वो डन होगा, डन बाई 7 वेज। क्लियर है? आप क्या करते हो, आप ये देख रहे हो कि पहले 4 वेज से अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको आपके काम करने में सक्सेस मिलता है, आपने जो भी काम किया उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो। लेकिन अदर जो 3 वेज हैं इसमें अगर आप काम करते हो तो आप फेल हो जाते हो। भाई अगर कोई काम करना है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, इधर यू कैन अचीव द टास्क और यू कैन नॉट अचीव द टास्क, ठीक है। दैट मीन्स अगर एक बार आपको सक्सेस मिल सकती है या फेलर भी मिल सकता है। तो सक्सेस मिलने की जो चांसेज है, यानी कि 4 वेजेस अगर आप 4 वेज से अगर आप हैंडल कर रहे हो आप अपने टास्क को या अपने वर्क को, तो आपका वर्क जो हो रहा है वो सक्सेसफुल रह रहा है। दैट मीन्स आप सक्सेसफुली जो टास्क है उसको कंप्लीट कर रहे हो। और 3 वेज ऐसे हैं जिसके थ्रू आप अपने टास्क को करना स्टार्ट करते हो तो आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर,
ये क्या होता है? तो ऑड्स इन फेवर का मतलब कि आपको फेवर करने वाले कंडीशन का रेशियो क्या है विद रिस्पेक्ट टू नॉन फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, दैट मींस आपको फेवरेबल जो केसेस हैं जहां पर आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये फेवरेबल केस हुआ जिसके थ्रू आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपको निकालना होता है सक्सेस, SUCC होगा, देख लीजिएगा स्पेलिंग। सक्सेस इज टू क्या? सक्सेस इज टू फेलर का रेशियो लिखना होता है। सक्सेस इज टू फेलर का रेशियो लिखना है। सक्सेस कितने में मिला था? 4 में इज टू 3। तो अगर ऑड्स इन फेवर आपके इस इवेंट, जो आपने इवेंट एक कंसीडर किया हुआ था जिसमें एक टास्क आपके सामने था जिसके 4 डिफरेंट वेजेस थे, आपने 4 डिफरेंट वेज से ऑपरेट किया और आपका टास्क सक्सेसफुल हुआ, और 3 डिफरेंट वेजेस ऐसे थे जिसका थ्रू आप प्रोसीड किए तो आपका टास्क जो है इनकम्प्लीट रहा या फेल हो गया। तो अगर आपसे ऑड्स इन फेवर पूछा जाए कि आपको वैसे फेवरेबल कंडीशंस क्या मिले, तो ऑड्स इन फेवर का मतलब हुआ you have to write the ratio of success is to failure, ठीक है, तो 4:3। और odds against पूछा जाए, odds against पूछा जाए, तो आप कहोगे कि भाई कितने ऐसे टास्क थे जिसमें आप अगेंस्ट, मतलब आपका जो टास्क था आपके अगेंस्ट रहा। अगेंस्ट का मतलब कि नॉन फेवरेबल कंडीशन, यानी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो टू राइट द रेशियो ऑफ फेलर इज टू सक्सेस, फेलर इज टू सक्सेस, ठीक है भाई, एंड दिस इज 3:4। ये क्लियर है क्या सभी को? राइट ये और नो, ये क्लियर है जो मैंने ये लिखा कि भाई आपके पास एक वर्क है जिसके 7 डिफरेंट वेजेस हैं, आपको 4 डिफरेंट वेज आपके टास्क को कंप्लीट कराता है, और 3 जो वेज हैं वो आपके टास्क को इनकम्प्लीट रखता है। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब ये हुआ कि यू हैव टू राइट द रेशियो। तो देखिए भाई, अगर ऑड्स इन फेवर और ऑड अगेंस्ट पूछा जाए ऑफ एन इवेंट, तो वो 1 से ज्यादा या 1 से कम हो सकता है। देखिए यहाँ पे 1 से ज्यादा वैल्यू हो गई, दिस इज अल्टीमेटली 4/3 एंड दिस इज समथिंग 1.33। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ गई। यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला, इस यहाँ पे हमने निकाला कि कितने केसेस में आप फेवरेबल कंडीशन का रेशियो निकालो, यानी फेवरेबल कंडीशन का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू नॉन फेवरेबल कंडीशन, और ऑड अगेंस्ट में अनफेवरेबल कंडीशन का रेशियो निकालते हैं फेवरेबल कंडीशन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, तो आप क्या करोगे? आप निकालोगे फेवरेबल कंडीशन, क्या हो जाएगा ये? फेवरेबल वेज या फेवरेबल आउटकम्स लिख देते हैं, आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है? दैट मींस आपको जो आउटकम्स जो है वेजेस के रूप में यहाँ पे मिले हैं कि 7 डिफरेंट वेज हैं आपके, तो ये 7 जो है वो कंप्लीट यानी टोटल आउटकम्स हुआ, और फेवरेबल केसेस कितने थे? 4 हुआ, तो दिस इज 7 नहीं, 7 होगा ये, 3 नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो दिस इज 4/7। उसी तरह पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स अगेंस्ट ऑफ द इवेंट, क्या हो जाएगा? तो दिस इज 3/7। क्लियर है क्या सभी को? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सभी लोग रिप्लाई कीजिए, सिर्फ एक बच्ची रिप्लाई कर रही है, और लोग? प्रत्युष क्या हुआ, क्लियर नहीं है क्या? गुड। तो देखिए हमने यही लिया हुआ है
कि इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज m प्लस n डिफरेंट वेजेस, किसी एक्सपेरिमेंट को हम m प्लस n डिफरेंट वेजेस से करते हैं, ठीक है, m प्लस n डिफरेंट वेजेस, ठीक है, एज अ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब कि सबकी प्रोबेबिलिटी आने की सेम होगी भाई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि एक इवेंट को दूसरे इवेंट से मतलब नहीं होना चाहिए, यानी कि इवेंट्स डिसजॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, यानी कि कोई भी एक, जैसे हमने 7 वेज लिया था, तो कोई एक वेज दूसरे वेज के साथ लेना देना नहीं होगा भाई, सभी वेजेज जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट वेजेज होंगे, एक वेज को दूसरे वेजेस से कोई लेना देना नहीं होगा। एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, यानी कि सभी इवेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें मिल जाए, मिल भी रहा था, एक था 4 वेज, दूसरा कोई भी वेज आपको छूटना नहीं चाहिए उसमें। एंड इफ m आउटकम्स आर इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ठीक है, m आउटकम्स, वहां पे 4 आउटकम्स ऐसे थे जहां पे आपके इवेंट को फेवर कर रहे थे, फेवर a, and n outcomes are not in favor of that a, means n outcomes are in against of the favor, against of the event a. So then we can say odds in favor of event a, this is m by n, ठीक है, favorable outcomes divided by non favorable outcomes, और odds in against of event a, वो क्या था, नॉन फेवरेबल अपॉन फेवरेबल हो गया, यानी n अपॉन m, ठीक है। यहां से आप ये कह सकते हो कि अगर आपको कोई एक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a दिया हुआ है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो है a बाई b है, तो अगर आपको यहां से ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट लिखना है तो आप क्या करोगे, ऑड्स इन फेवर, ऊपर वाला तो फेवर है भाई, तो a इज टू b माइनस a, और ऑड्स अगेंस्ट ऑफ द इवेंट b लिखना है तो दिस इज b माइनस a इज टू a लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट a, दिस इज समथिंग लाइक 12 बाई 13, 12 बाई 13 एक प्रोबेबिलिटी दिया गया। आपसे पूछा जाए फाइंड फर्स्ट odds in favor of event A, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा जाए B, odds in against event A, ये क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर रिप्लाई कीजिए तो सभी लोग। अभिनव का आंसर आ गया है, और लोग रिप्लाई कीजिए। प्रीति का भी आंसर आ गया। भाई रेशियो आना चाहिए, रेशियो, 2 लोग रिप्लाई रेशियो के फॉर्म में। अभिनव पहले वाले का भी रेशियो के फॉर्म में रिप्लाई कीजिए। जब भी इस तरह का होगा, मान लीजिए वैल्यू 12 ही आ रहा होगा, तो आपको 12:1 लिखना होगा। अगर ये समझा जाएगा कि आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता है, रेशियो के फॉर्म में आंसर रिप्लाई करेंगे। सो देख लेते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है, ये ए क्या होगा, ए क्या होगा, फेवरेबल केसेस होगा, फेवरेबल केसेस होगा, और ये टोटल केसेस होंगे, ये क्या होगा, टोटल होगा, यही होगा भाई। तो हम नॉन फेवरेबल कंडीशन निकाल सकते हैं, नॉन फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट कर सकते हो आप। आउटकम्स ये क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स माइनस टोटल कितना है 13, माइनस क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 12 हैं, तो दिस इज
1। तो अगर आपको ऑड्स इन फेवर चाहिए, यानी कि फेवरेबल का रेशियो लेना होगा नॉन फेवरेबल के साथ, नॉन फेवरेबल के साथ। तो फेवरेबल जो है 12 केसेस हैं, आउटकम्स हैं, और नॉन फेवरेबल 1 है। तो 12:1 आपका गलत आंसर था प्रीति, प्लीज चेक वंस अगेन। एंड ऑड्स अगेंस्ट फेवर का मतलब क्या होगा? पहले आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा नॉन फेवरेबल का रेशियो लेना होगा फेवरेबल के साथ, ठीक है। नॉन फेवरेबल हमने फाइंड आउट कर लिया है 1 है, एंड जो फेवरेबल केसेस हैं वो 12 है, तो 1:12। क्लियर है क्या सभी को? 12:1 एंड 1:12। गुड। पहली बार में गलत हो गया था आप लोग से। प्रीति, अभिनव का सही आंसर था, प्रत्युष का भी पहले एक आंसर गलत था, बाद में उसने सही कर लिया है। गुड, खुद से ही सॉल्व कर लिया। सभी को क्लियर है क्या? सभी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई। पार्टिसिपेंट्स में 20 लोग हैं और रिप्लाई सिर्फ 3 से 4 लोगों का आ रहा है। कुछ कंसर्न्स हो तो बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 3 इवेंट्स के एसोसिएशन पे, ठीक है भाई। 3 इवेंट्स के अगर कह रहा है कि 3 इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद एन इवेंट या एन एक्सपेरिमेंट ए, जैसे हम लोगों ने 2 इवेंट्स के लिए लिया था, 2 इवेंट्स के लिए लिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? वो सेम ऑपरेशन करने जा रहे हैं 3 इवेंट्स के लिए भाई। किसके लिए? 3 इवेंट्स के लिए। तो सपोज कीजिए कि ये इवेंट ए है, ये इवेंट सी है, जो हमने वेन डायग्राम में दिखाए हुए हैं आपको, ठीक है। वेन डायग्राम में आपको दिखाया गया है। और ये देखिए, ये बाहर वाला जो रीजन है वो टोटल यूनिवर्सल सेट होगा, और इसका अगर यूनिवर्सल सेट का अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब थोड़ा सा आप देख सकते हो कि इसमें हमने बताया था कि ओनली ए, इसमें 3 पार्ट हैं। इसमें ये वाला जो रीजन है, देखिए जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ यहां से यहां, ये वाला इवेंट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो ओनली ए को शो करता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑफ ओनली ए। तो ओनली ए में हमने आपको बताया था कि ए को कंसीडर करेंगे और बाकी जितने भी होंगे उनको उनका बार ले लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ये हो जाएगा इसके जो इस रेड के लिए, इस रेड के साथ इस पोर्शन को जो हमने लिखा हुआ है, तो हमने वहां पे मेंशन भी किया है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। उसी तरह ये वाला राइट कीजिए तो सभी लोग कि इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अगर हम नाम, इसको हम ब्लू से कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज ओनली बी, क्या हो जाएगा? ओनली बी हो जाएगा। ओनली बी को कैसे लिखेंगे? ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, दिस इज ओनली बी। तो ओनली बी जो अगर हम लिखना चाहेंगे, ये ओनली ए था, ये क्या था? ओनली ए। ओनली बी अगर हम लिखने जाएंगे, ओनली बी, तो इस ओनली बी में बी तो आएगा, बट ए का बार ले लेंगे, ए नहीं आना चाहिए, ए का बार इंटरसेक्शन सी बार। उसी तरह ओनली सी में अगर हम लिखना चाहें ओनली सी, तो दिस इज सी इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इस तरीके से, ठीक है। उसी तरह ये वाला, तो ये क्या, ये ग्रीन कलर से इसको दिखा देते हैं, ठीक है भाई। उसी तरह ये वाला, ये जो रीजन है, ये रीजन जो ए और बी से बाउंड हो रहा है, वो यहां पर कॉमन एलिमेंट है ए एंड बी के, तो यहाँ पे सी नहीं है, तो सी का बार लिया हुआ है, ध्यान रखें। यहां पर ये जो रीजन है ऐसा है
किस रीजन को, इस रीजन। येलो से ये नहीं दिख रहा है तो किस रेड से ले लीजिए, रेड वाला ये जो रीजन होगा, ये रीजन जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं इस तरह से, ये तीनों है तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरह आप समझ सकते हो कि कौन सा रीजन क्या है। तो देखिए पहला हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन। ये क्या है, अगर इस पहले वाले की बात करें तो दिस प्रोबेबिलिटी of occurrence of at least one of A, B and C। ठीक है कि भाई अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कोई भी इवेंट जो है या तो ए कम से कम ए बी और सी से हो जाए, तो इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये कैसे मिल जाएगा, दिस इज पी ए। पी ए का मतलब इस टोटल ए इवेंट को हमने काउंट कर लिया, टोटल बी ए इवेंट को देखिए काउंट कर रहे होगे आप। अब अगर ए इवेंट को काउंट कर रहे होगे तो देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट है ए इवेंट को, ये वाला पार्ट जो है वो ए में काउंट हो रहा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट जो है ए को काउंट करेंगे और बी को काउंट करेंगे तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा होगा ना। ये पार्ट 2 बार ऐड हो रहा है तो हमने क्या कर लिया है, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर उसी तरह बी और सी को अगर आप ऐड करते हो, बी और सी को, तो देखिए बी और सी को ऐड करोगे तो ये वाला जो पार्ट है, अगेन ये बी एंड सी के साथ जो कॉमन पार्ट है वो 2 बार आ रहा होगा, ये भी रिपीट हो रहा होगा, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं अगेन। ठीक है, और फिर ए एंड सी को हम इंक्लूड कर रहे थे तो ये वाला जो पार्ट है अगेन हमारे पास, ये ए और सी वाला, ये क्या हो रहा होगा, ये 2 बार ऐड हो रहा होगा, तो फिर हम इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे इंक्लूजन कर रहे होते हैं, पी ए पी बी और पी सी अगर हमने ऐड किया है तो यहाँ पे इंक्लूजन हुआ है, एक्स्ट्रा इंक्लूजन हुआ है किसका, ए बी बी सी और सी ए वाले पार्ट का। तो हमने इस एक्स्ट्रा इंक्लूजन को फिर एक्सक्लूजन से क्या कर दिया, नल कर दिया। तो हमने पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी एंड पी सी इंटरसेक्शन ए को ऐड कर लिया। अब चूंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये बार बार ऐड हो रहा था, बार बार ऐड हो रहा था। ठीक है, 3 बार ऐड हुआ, लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, देखिए आपने जब ये वाला पीए को ऐड किया था तब भी ये पार्ट ऐड हुआ होगा, पीबी को ऐड किया तो भी ये पार्ट ऐड हुआ होगा, और पीसी को ऐड हुआ तो भी ये पार्ट ऐड हुआ होगा। तो फिर क्या होता है कि अगर आपने देखा तो ये जो पार्ट है ये क्या होता है, पूरी तरह से जितनी बार आपने एक्सक्लूजन लिया तो ये पार्ट पूरी तरह से डिलीट हो गया है। ये पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो डिलीट हो गया तो ए यूनियन बी यूनियन सी में पूरा का पूरा सेक्शन आता है ना भाई, इस सेक्शन को भी कंसीडर करना है आपको। ये पार्ट पूरी तरह से डिलीट हो गया तो इसको फिर से एक्सक्लूड करते हैं, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेकर। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया क्या, एक्सक्लूजन किस तरह से हो रहा है, इंक्लूजन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्मूला है। तो एक बार मैं फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं, एक बार याद करने के लिए एक बार लिख लीजिए खुद से कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका जो फॉर्मूला होता है दिस इज पी ए। देखिए एक बार मैं फिर से बोलते जा रहा हूं, पी ए ऐड किया तो ये रेड वाला पोर्शन जो ए और बी के साथ है वो ऐड हुआ, वो क्या हुआ है, ऐड हो गया है। अब अगर आप पीबी को भी ऐड कर रहे हो, तो जिस रीजन को ए और बी वाले रीजन को हमने पहले ले लिया था, पीबी को ऐड कर रहे हैं तो अगेन वो रीजन ऐड हो रहा है। क्लियर है प्रीति, फॉर यू आपने लिखा है रिपीट। देखिए पीए को ऐड किया तो ये वाला रेड वाला रीजन हमारा ऐड हो गया है, और जब पीबी को ऐड किया तो भी ये रीजन ऐड हुआ है। तो इसका मतलब ये रीजन 2 बार रिपीट हो गया बेटा,
तो एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करके इसका रिपीटेशन हम क्या करते हैं, नल कर देते हैं, वाइड कर देते हैं, जो इसका यानी कि मेंटेन कर देते हैं इस रीजन को, ठीक है, रिपीटेड कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर आप बी और सी वाले पेयर को देखो तो बी और सी को ऐड कर रहे हैं, जैसे ही सी को ऐड करेंगे तो सी को ऐड कर रहे हैं तो ये वाला एक्स्ट्रा रीजन 2 बार ऐड हुआ, क्योंकि बी को ऐड किया तो ये वाला रीजन ऐड हुआ, लेकिन सी को ऐड करेंगे तो भी ये रीजन ऐड हुआ है, तो फिर क्या हो, इसका मतलब ये रीजन भी रिपीटेड हुआ है भाई, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो ये बी इंटरसेक्शन सी वाला माजरा यही है कि उसको एक्सक्लूड किया। अब चूंकि ये ए और सी को हमने ऐड किया है तो ये वाला पार्ट भी 2 बार ऐड हो रहा होगा, कौन कौन सा, ए का और सी का। अब जब ये ए और सी 2 बार फिर ऐड हुआ तो ये भी रिपीट हो गया, इसको भी हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इस एक्सक्लूजन और इंक्लूजन में हुआ ये कि ये पार्ट रिपीट कर रहा था तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, ये पार्ट रिपीट कर रहा था तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, ये पार्ट रिपीट कर रहा था ए और सी वाला तो इसको भी एक्सक्लूड कर दिया। इसके चक्कर में हुआ ये कि ये वाला पार्ट जितनी बार ऐड हो रहा होगा उतनी बार सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होगा, यानी फाइनल कैलकुलेशन में इतने वाले कैलकुलेशन इतने में अगर हम एक्सक्लूजन वाले को अलग से लिखें, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए, ये वाला कॉमन रीजन जितनी बार ऐड हुआ उतनी बार सब्ट्रैक्ट हो गया। दैट मींस ये जो कॉमन रीजन है ये तो भाई आपके फाइनल कैलकुलेशन में मिस कर गए, छूट गया ये, बिकॉज जितनी बार ये एक्सक्लूड हुआ, जितनी बार इंक्लूड हुआ उतनी बार एक्सक्लूड कर दिए। इसके एक्सक्लूजन में ये हुआ कि ये वाला रीजन बार बार ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये पूरी तरह से ये रीजन आपने खाली छोड़ दिया। तो फाइनली ए यूनियन बी यूनियन सी में पूरा का पूरा कलर लेना होता है ना, पूरा का पूरा लेना होता है, तो इस पार्ट को जो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया था उसको फाइनल कैलकुलेशन में फिर से हम क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी रहेगा तो आप सोच पाओगे। क्लियर है भाई? चलिए, उसी तरह ये वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स, ठीक है, या तो ए इवेंट मिले या बी इवेंट मिले या सी इवेंट मिले, ठीक है, या तो ए या बी या सी, ठीक है। तो वन ऑफ द इवेंट का मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये ए लेना है, या तो ये ए लेना है या तो ये बी लेना है या तो ये सी लेना है। देखिए हमने उसी को शेडेड भी किया हुआ है, ऑलरेडी ये शेडेड है, अलग से शेड करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप लेते हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसका मतलब ए और बी वाला और ए और सी वाला पार्ट ऐड हो रहा होगा, ए और बी वाला पार्ट ऐड हुआ, उसी तरह बी को ओनली बी को ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट फिर ऐड हो रहा होगा, यानी कि ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हुआ। अब हमें फाइनल कैलकुलेशन में इसको लेना नहीं है, तो दोनों बार जो ऐड हुआ है तो दोनों बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए ए यूनियन बी, ध्यान दीजिए, अगर ए को आप ओनली ए को लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन को लेना है। शेडेड रीजन को लेने के लिए आप टोटल में से, इस टोटल में से अभी पहले ए और बी वाला कॉमन रीजन सब्ट्रैक्ट किए, तो ए और बी वाला रीजन एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसी तरह बी को लेते हो तो फिर ये ए और बी वाला रीजन आ जाता है। तो अगर आप ओनली ए लिखते हो, ओनली ए, तो ओनली ए वाला अभी पहले पार्ट लिखोगे तो इसमें आपको लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की तो प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। ये भाई ये हो गया अगर हम सिर्फ ए की बात कर रहे थे, ए और सी के साथ जो कॉमन है उसको हटा दिया, ए और बी के साथ जो कॉमन है उसको हटा दिया, ठीक है। उसी तरह ओनली बी निकालना है, ओनली बी, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या ए यूनियन बी कह लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
बी इंटरसेक्शन सी कर लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी। इसमें भी आप देख रहे होगे कि ये वाला जो पार्ट है वो बार बार ऐड, देखिए आपने इसको भी कंसीडर किया तो भी ये पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ, जितनी बार ऐड हो रहा है उतनी बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको फाइनल कैलकुलेशन में ये लेना नहीं है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमने 3 टाइम्स ये इंटरसेक्शन लेकर उसको मैनेज किया। तो थोड़ा सा इसको रियलाइज करोगे, इसको थिंक करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर है क्या, कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1, 3 के केसेस में, 3 इवेंट के केसेस में, तो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी निकाल के माइनस कर देना है कॉमन वाले को 2 टाइम्स, और प्लस इंटरसेक्शन तीनों के इंटरसेक्शन का 3 टाइम्स ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको देख लीजिए। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ द इवेंट लिखना है, ठीक है। 2 इवेंट्स की एग्जैक्टली 2, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसका, इसका और इसका निकालना है। तो आप क्या निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। पहले अगर हम एग्जैक्टली ए एंड बी की बात करेंगे, देखिए इसको तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, एग्जैक्टली ए एंड बी की अगर हम बात करेंगे तो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी ये तो निकालनी है, पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना होगा भाई। तो माइनस पी, ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरह अगर हम बी एंड सी की बारे में बात करना चाहते हैं, बी एंड सी के बारे में, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी तो लिखेंगे ही, और इसमें से भी बी एंड सी की बारी आई तो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में देखना है हमें। किस कलर के बारे में, ये रेड वाले पोर्शन के बारे में। तो अगेन ये वाला पार्ट ऐड हो रहा होगा तीनों वाला, तो इसमें भी ये माइनस क्या कर लेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं। उसी तरह ओनली या एग्जैक्टली सी एंड ए लिखना है, तो यू कैन राइट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है क्या भाई? तो किसी दो के थ्रू प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको इसके थ्रू प्रोसीड करना पड़ता है। क्लियर है? राइट, यस और नो? लिखते चलिए, इंट्रैक्शन बनाइएगा तो ही समझ में आएगा। 3 इवेंट्स वाले का भी काम आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे ये रिजल्ट भी। फिर कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ द इवेंट्स, कम से कम 2, क्या हो, कम से कम 2 इवेंट से आपको निकाले, या 3 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेना है, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए तो लेना ही है, या तीनों के थ्रू लेना है। तो आपको देखिए इसमें एटलीस्ट 2 में एग्जैक्टली देखिए, एग्जैक्टली ए एंड बी यानी कि 2 इवेंट वाले तो लेने ही हैं 2 के थ्रू, और तीसरा क्या हो जाता, तीनों के थ्रू, ए बी एंड सी के थ्रू। तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होता आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐड करते हैं। तो फाइनली ऐड करेंगे तो पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी मिलेगा, ये 3 टाइम्स ऑफ ये क्या होगा, यानी कि आपको इसमें मिलेगा, अगर एग्जैक्टली रिजल्ट देखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, तो और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कैलकुलेशन के बाद तो ये जो ऊपर 4th नंबर का रिजल्ट मिला है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। चलिए यहां पर एक रिजल्ट देखिए। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है भाई, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 पेयर वाइज, क्या है, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है भाई, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है,
तो सभी आपस में भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होंगे, ठीक है। तो अगर पेयर वाइज एक्सक्लूसिव है तो आपस में भी एक्सक्लूसिव होंगे, तो ये एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, फॉलो होगा। लेकिन अगर दो क्या है, अगर ये क्या कर रहे हैं कि तीनों जो है, इफ हाउएवर इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तीन जो इवेंट्स हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो कह रहा है कि वो पेयर वाइज भी एक्सक्लूसिव होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एज फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, पेयर वाइज एक्सक्लूसिव है। देखिए ए और बी के साथ, बी और सी के साथ एक्सक्लूजन है और ए एंड सी के साथ एक्सक्लूजन है, तो फाइनली ए बी सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पेयर वाइज एक्सक्लूसिव नहीं है ये, ठीक है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो सभी लोग कह रहा है कि ए बी एंड सी आर थ्री इवेंट्स फ्रॉम अ सिटी, 25% पॉपुलेशन रीड्स ए। एक सिटी से हम 3 न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें 25% पॉपुलेशन जो है वो रीड्स करता है न्यूज़पेपर ए, 20% रीड्स न्यूज़पेपर बी, 15% रीड्स सी, 16% रीड्स बोथ ए एंड बी, 10% reads both B and C, 8% reads both A and C, and 4% of the three. Find the percentage of the population who reads at least one of A, B and C. चलिए अगर आपने सीखा है कॉन्सेप्ट को तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ट्राई कीजिए सभी लोग। वाह, 3-4 लोगों के बहुत सही आंसर आए, लेकिन सभी लोग बताइए। सिर्फ 3 ही लोग के आंसर आए हैं, 3 कहां, 2 लोग के, प्रीति और कुंदन का आंसर आया है और बिल्कुल सही आंसर आया है। और लोग भाई, प्रत्युष, अभिनव, कन्हैया, मोहित, अंकित, रिप्लाई कीजिए आप लोग भी। अभिषेक, अदिति, अदिति राज, अदिति सिन्हा,
रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई। कॉल करवाएं क्या घर पे सभी लोगों का? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया हुआ है, परसेंट में लिखा हुआ है तो परसेंट में ही छोड़ देते हैं भाई, या 25/100 लिख देते हैं, ठीक है। पीबी दिया हुआ है, दिस इज 20/100, एंड पीसी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15/100। 15/100। अब आते हैं दो वाले पर, पी ए इंटरसेक्शन बी, दो इवेंट ए और बी पढ़ने वाले 16% लोग हैं, दिस इज 16/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है 10% है, दिस इज 10/100। कैंसिल नहीं करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ये आपको मिल रहा है 8%, यानी कि 8/100, ठीक है। एंड 4% ऐसे हैं जो रीड ऑल करते हैं, तीनों रीड करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एंड दिस इज समथिंग 4/100। तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन हु रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट का मतलब कि यूनियन लेना होगा, या तो ए या बी या सी, या ए और बी, ए बी और सी और ए, या तीनों ए बी एंड सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला लिखिए तो याद हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C intersection A, and this is minus minus plus probability of A intersection B intersection C, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, देखिए तीनों को ऐड कर लीजिए, 25/100, 45/100, 25/100 प्लस ये कितना हो जाएगा 20/100 प्लस ये कितना हो जाएगा 15/100 माइनस 16/100 माइनस 10/100 10/100, उसके बाद मिलेगा 8/100 माइनस 8/100 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4/100। तो देखिए ये 25 और 20, 45 45 और 15 60, 60 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गया 16 8 24, 24 और 10, तो 60, ये 64 हो गया, 64 माइनस ये हो जाएगा 64 माइनस ये कितना हो जाएगा 24 10 34, 34 डिवाइडेड बाई 100, तो दिस इज 30/100, दैट मीन्स 30%। सभी लोगों को क्लियर है क्या? तो 30% जो होगा, 30% ऐसे लोग होंगे जो या तो ए या बी या सी, या ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, या तीनों ए बी सी पर होंगे। क्लियर है भाई? करिए, ये क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये क्वेश्चन, ये देखिए, लेट ए बी एंड सी बी 3 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली बी और सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ सी एंड ए, वो सभी पी के बराबर हैं, और जो साइमल्टेनियस अकरेंस है ए बी एंड सी का, वो पी स्क्वायर के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हाँ, एक्स भी मान के बना सकते हो। चलिए सभी लोग बनाइए तो जल्दी।
आपको निकालना है इसमें, ये लिख लीजिए। हाँ किसी भी तरह से, यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, ये हमने लिखा ही नहीं। यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1 से हाफ के बीच है। वेयर p जो है वो 0 से बड़ा है और ये 1/2 से छोटा है, और साथ ही साथ दे रहा है कि आपको निकालना है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ at least one of A, B and C occur. B or C is equal to ये आपको फाइंड आउट करना है भाई। मोहित आपका लास्ट वाले का आंसर गलत था बाबू, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। ये वाला सभी लोग ट्राई कर रहे हो क्या? राइट यस और नो? वेल डन। चलिए जल्दी से आंसर रिप्लाई कीजिए तो। गुड श्रेया, जाते जाते आपका रिप्लाई आ रहा है। चलिए लेकिन सबसे पहले आना चाहिए श्रेया। देखते हैं सबसे पहले किसका रिप्लाई आता है। अदिति, दोनों अदिति, एक भी आप लोग का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ऋतिक सिंह, आपका भी एक भी रिप्लाई नहीं आया अभी। शाश्वत तुम भी गायब हो गए हो, क्या बात है? कुछ दिक्कत है क्या? आपका भी अभी तक एक भी नहीं आया रिप्लाई। शुभम आपका भी नहीं। अमाम आपका भी एक भी नहीं। अमाम सादिक आपका भी रिप्लाई नहीं आ रहा है अभी तक। समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है? अदरवाइज चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो आप लोग। अभिनव का आई थिंक आंसर आ गया और वो आई थिंक लग रहा है सही आंसर है। वेल डन। अंकित का आंसर सही है बिल्कुल। अंकित नहीं, अनुभव का। अभिनव, सॉरी अभिनव नहीं। गुड, श्रेया का भी सही है। लॉजिक से, इसमें तो फॉर्मूला का काम ही नहीं है भाई, लॉजिक से ही लगाइए।
अगर आप बोलते हो, देखिए पहले आपको दिया हुआ है कि, आपको क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, तो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ए और बी। अगर आप ए और बी की बात करते हो तो ये आपको दिया हुआ है पी दिया हुआ है, ठीक है, पी दिया हुआ है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि दिस इज पी ए प्लस पी बी, और यहां पर देखिए -2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो, क्योंकि अभी आप देखिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो अगर आपने ऐड किया, अगर सिर्फ ए के बारे में, पहले एग्जैक्टली वन ऑफ ए, अगर सिर्फ ए के बारे में, तो ये वाला पार्ट ऐड कर रहे होगा, बी को भी ऐड कर रहे होगा, तो भी ये पार्ट ऐड हो रहा होगा, तो ये पार्ट 2 बार ऐड हो रहा है, तो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली बी और सी लेंगे, तो देखिए तो ये वैल्यू पी के बराबर आया। दूसरी तरफ बी और सी कहेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और यहां पर भी बी और सी पोर्शन 2 बार हो रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू भी पी के बराबर है क्योंकि दिया हुआ सब इक्वल है। और उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और ए के बारे में बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सी एंड ए। यही तो करना था, यही समझना था यहाँ पर कि ये कितने टाइम्स होगा, ठीक है। ये तीनों को ऐड कर दे रहे, ये भी पी के बराबर, तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ पी ए, 2 कॉमन निकल जाएगा। देखिए ये 2p 2pa 2pb 2pc मिलेगा, 2 कॉमन निकलेगा और यहां से 2 मिलेगा, तो pa प्लस pb प्लस pc, और यहाँ पे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जा रहा है, माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी हो जा रहा है, एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ये हो गया। एंड दिस इज समथिंग 3p, तो अगर सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी होगी, देयरफॉर pa प्लस pb प्लस pc माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस p ऑफ c b इंटरसेक्शन c माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन या c इंटरसेक्शन a, इसकी जो वैल्यू है वो 3p बाई 2 के बराबर आया। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। दैट मींस पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन पी सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस पी ए इंटू पी बी प्लस पी सी होगा। तो यानी कि इतने की तो वैल्यू आ गया है 3p/2, और ये वाला ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको अब जो चाहिए कि P A यूनियन B यूनियन C, इसकी जो वैल्यू होगी वो मिलेगा PA प्लस PB प्लस PC माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A, और ये प्लस हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये भी हमने फॉर्मूला देखा, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो आपको मिली हुई है, ये आपको मिला हुआ है कितना, 3p/2, दिस इज 3p/2, और ये वैल्यू भी दिया हुआ है p², तो इसकी जो वैल्यू हुई है ये हुआ, ठीक है। तो सभी लोग आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, आप लोग ये ट्राई कीजिएगा,
एक्सरसाइज 13.2 क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज 13.2 इसको सॉल्व कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाइनोमियल देखेंगे। बाइनोमियल पढ़ना नहीं है तो इसलिए जल्दी खत्म कर देते हैं, ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। बाइनोमियल ट्रायल्स आपको एक मिलेगा, बाइनोमियल ट्रायल्स, ठीक है। ये रिड्यूस हो गया है सिलेबस से, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा ही होगा, ठीक है, इसलिए बाइनोमियल ट्रायल्स बोलेंगे। इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, सक्सेस और फेलर की, इसलिए बाइनोमियल नाम है। ट्रायल्स का मतलब कि उस तरह का दो ही तरह के ट्रायल्स होंगे, एक होगा सक्सेस वाला, एक होगा फेलर वाला, तो कुछ वैसा ही है। तो पहले इसको देख लेते हैं। ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो गया है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग डिलीट हो गया है, ठीक है। बट फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। बेस थ्योरम को इसके बाद देखेंगे, इसके बाद एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम पढ़ना है, लेकिन हम लोग पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 13.2 आप पहले ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बाइनोमियल ट्रायल्स देख लेंगे, एंड देन उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम नहीं, बाइनोमियल ट्रायल्स, ओके। और ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट क्लास से आए तो आप लोग सभी लोग रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई नहीं आ रहा था भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।